हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर्स के लेक्चर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन, अर्थात संचरण के मितव्ययी सिद्धांत। तो संचरण के जो मितव्ययी सिद्धांत हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो वैद्युत शक्ति होती है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही हमारा ट्रांसमिशन कहलाता है, अर्थात संचरण कहलाता है। जो विद्युत शक्ति रहती है या इलेक्ट्रिकल पावर रहती है, इसको उसके जनन केंद्र जहाँ पर ये पावर स्टेशन पर इसका उत्पादन होता है से कंज्यूमर एंड तक, अर्थात जहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो वहाँ तक भेजने में कई सहायक हमें युक्तियाँ जैसे कि जो एसेसरीज़ रहती हैं जो इसमें ज़रूरत पड़ती है कि आवश्यकता होती है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में हम यह प्रयास करते हैं कि जहाँ तक संभव हो इसे मितव्ययी अर्थात सस्ता अर्थात इकोनॉमिकल बनाया जाए, या उस तरीके से इसमें खर्चा कम से कम हो। तो ट्रांसमिशन सिस्टम की जो संपूर्ण मितव्ययिता है वो उसके सहायक युक्तियों की अर्थात जो एसेसरीज रहती हैं उनकी कीमत पर निर्भर करती है। इसके लिए केल्विन ने एक नियम दिया जिसके अनुसार यदि हम संचरण लाइनों का विकल्पन करें, अर्थात यदि हम जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं इनकी डिजाइनिंग करें, तो यह ज़्यादा से ज़्यादा मितव्ययी साबित होगा, या तो यह ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम खर्च में यह डिज़ाइन किया जा सकता है। तो इस लेक्चर में हम ट्रांसमिशन सिस्टम की इकोनॉमी का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं अब केल्विन्स लॉ की केल्विन लॉ क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर के संचरण के लिए यह ज़रूरी होता है या आवश्यक होता है कि उसमें वह ज़्यादा से ज़्यादा मितव्ययी साबित हो, अर्थात वह सस्ती साबित हो। तो संचरण में लाइन चालक विशेष महत्व रखता है, अर्थात जो कंडक्टर रहता है वो बहुत ही विशेष महत्व रखता है, और इसी के द्वारा क्या है हम इलेक्ट्रिकल पावर का संचरण करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? कंडक्टर के द्वारा। तो इस तरीके से जो ये कंडक्टर रहता है इसके द्वारा ही क्या है इलेक्ट्रिकल पावर का संचरण होना है। तो जो संपूर्ण सिस्टम रह रहा है उसकी इकोनॉमी रह रही है, जो मितव्ययिता रह रही है, वो क्या है लाइन चालक की कीमत पर निर्भर करती है, अर्थात जो ये कंडक्टर है इसी की कीमत पर निर्भर करती है। तो जो कीमत होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली संचरण पत्ती की कैची भुजाओं अर्थात क्रॉस आर्म्स, आलम्बों और इंसुलेटर के कारण जो कॉस्ट आती है वो क्या होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है या अचल कीमत होती है। तो ये हमारी क्या होती है फिक्स्ड कॉस्ट होती है। कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट होती है? जो हमारी क्रॉस आर्म्स रहती हैं अर्थात कैची भुजाएं, सपोर्ट्स रहते हैं अर्थात आलम्ब रहते हैं, इंसुलेटर्स रहते हैं अर्थात विद्युत रोधक रहते हैं। तो इनके कारण जो कॉस्ट आती है वो हमारी क्या कहलाती है फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। और संचरण लाइनों में जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के कारण होने वाली हानियों से उन पर जो व्यय आता है वो हमारा क्या कहलाती है रनिंग कॉस्ट कहलाती है। RUNNING रनिंग कॉस्ट। तो इस तरीके से संचरण लाइनों में प्रतिरोध के कारण होने वाली हानियों से
इन पर जो व्यय आता है उसे हम रनिंग कॉस्ट कहते हैं। तो यदि हम संचरण पद्धति में प्रयुक्त लाइन चालक का व्यास बढ़ाएं तो क्या होगा, चालक का भार बढ़ेगा। अर्थात यदि हम हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें हम जो लाइन चालक है अर्थात जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का व्यास बढ़ाएंगे तो व्यास बढ़ने से क्या है, इस कंडक्टर की मोटाई बढ़ेगी और मोटाई बढ़ने से क्या है, इसका भार बढ़ेगा। जब जो ये लाइन चालक रह रहा है इसका व्यास अगर हम बढ़ा रहे हैं तो व्यास बढ़ने से क्या हो रहा है, इसका भार बढ़ रहा है। जब इसका भार बढ़ेगा तो हमें जो सपोर्ट्स यूज करनी है तो वो क्या है, उनके लिए भी मजबूत बनाना पड़ेगा, उनकी भी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। ऐसी क्रॉस आर्म्स रहेंगी, उनकी भी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा और विद्युत रोधकों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे क्या है, जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है अर्थात जो ये सब हमारे क्या थे, फिक्स्ड कॉस्ट थी, तो ये सब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगी और फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारा इकोनॉमिकल बढ़ जाएगा। अर्थात मितव्ययता नहीं हो पाएगी और उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अर्थात हमारा ये किसके कारण हो रहा है, जो हम कंडक्टर का व्यास बढ़ा रहे हैं। लेकिन यदि अगर हम इस कंडक्टर का व्यास कम कर दें, ये जो कंडक्टर है इसका अगर व्यास इतना है तो हम इसको कम करके पतला कर दें तो घटाने से क्या है, उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, जिससे कि उसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है आई है, उस विद्युत धारा आई के प्रवाहित होने से क्या है, उसमें लॉसेस बढ़ेंगे अर्थात I²R बढ़ेगा। तो इस प्रकार जो चल व्यय है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो इस तरीके से अगर हम जो चालक है उसका व्यास बढ़ाते हैं तब भी हमारा खर्चा बढ़ता है और व्यास कम करते हैं तब भी हमारा खर्चा बढ़ता है। तो इस तरीके से इस कमी को दूर करने के लिए केल्विन ने एक नियम दिया जिससे उपयुक्त चालक का चयन करके अचल और चल व्यय को क्या है, काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कहते हैं केल्विन लॉ कहते हैं। अगर हम बात करें केल्विन लॉ के या केल्विन के नियम की निर्भरता की, तो जो केल्विन लॉ है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके कि यह क्या करता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है जो केल्विन का नियम है वो लाइनों के उपयोग पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से जो सप्लायर साइज या करंट कैरिंग कैपेसिटी अर्थात धारा वहन क्षमता या वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टता पात इन पर निर्भर करता है। तो चालक का व्यय जो रहता है, कॉस्ट ऑफ कंडक्टर रहता है, वो केल्विन के नियम की सबसे बड़ी निर्भरता होती है। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके कि जो संचरण पद्धति की संपूर्ण मितव्ययता किसकी है, चालक के व्यय पर निर्भर करती है। अर्थात हम किस प्रकार के चालक पर व्यय कर रहे हैं, हमें हमारे सारा जो व्यय रहता है वो उसी पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से जैसे कि हम जानते हैं जो व्यय होते हैं ये हमारे दो टाइप के थे, एक तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट था, दूसरा हमारा रनिंग कॉस्ट था। तो बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, तो जो सिरोपरी लाइनों में आलम्ब रहते हैं अर्थात पोल्स हो गए जो सपोर्ट्स के लिए रहते हैं, और उनमें जो लगी हुई कैंची भुजाएं हो गई जिन पर कंडक्टर को कसा जाता है, और विद्युत रोधक हो गए जो क्रॉस आर्म्स और कंडक्टर के बीच में यूज होते हैं, जिसे हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं। तो इनके कारण व्यय हमारा जो आता है वो किस में आता है, अचल व्यय में आता है अर्थात फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत आता है। और भूमिगत प्रणाली में अगर हम बात करें कि जो अंडरग्राउंड प्रणाली है उसमें केबल के बिछावन अर्थात लेइंग और
विद्युत रोधक अर्थात इंसुलेटर आदि के कारण जो व्यय आता है वह भी क्या कहलाता है, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है, अर्थात अचल व्यय हमारा कहलाता है। तो यदि लाइन चालक पर अचल व्यय को हम C1 माने तो हमारा C1 इज इक्वल टू P2A होगा, अर्थात P2 जो है हमारा ये क्या है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट है अर्थात निष्पेक्ष स्थिरांक है, और जो A है ये हमारा लाइन चालक का क्षेत्रफल है। तो हमारा जो C1 है अर्थात जो हमारा C1 रह रहा है तो C1 इज इक्वल टू P1, जहाँ पर P1 क्या हो जाएगा, कुल परम स्थिति पर कीमत है, अर्थात जो हमारी कुल परम स्थिति रहेगी उस पर टोटल कीमत है P1। तो पूंजी लागत पर जो कुल वार्षिक व्यय आएगा तो वो जो वार्षिक व्यय है C1 किसके बराबर होगा, C1 डैश प्लस C1 डबल डैश। C1 डबल डैश हमारे पास ये था और C1 डैश ये था, तो इसे हम क्या करेंगे, P1 प्लस P2A कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं रनिंग कॉस्ट की, कि रनिंग कॉस्ट कौन सी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, चल व्यय। चल व्यय। तो हम लोग जानते हैं कि जो चालक के प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के कारण जो हानियाँ रहती हैं, क्या होती हैं हानियाँ, I²R, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, चल व्यय कहलाती हैं। तो इस तरीके से जो भार धारा रहती है, लोड करंट रहती है I, इसके कारण हानियाँ परिवर्तित होती हैं। तो सिरोपरि अथवा जो भूमिगत पद्धति है, इन दोनों में यह हानियाँ चालक के व्यास पर निर्भर करती है, और व्यास के घटने बढ़ने से ही क्या है, हानियों में परिवर्तन होता है, अर्थात I²R में परिवर्तन होता है। और भूमिगत पद्धति में जो कम वोल्टता रहती है अर्थात लो वोल्टेज पर परावैद्युत हानियाँ, जैसे कि हमारे डाइलेक्ट्रिक लॉसेस और धात्विक लॉसेस, अर्थात मेटालिक लॉसेस, धात्विक हानियों को क्या है, नगण्य माना जाता है, क्योंकि इनका मान क्या होता है, बहुत कम होता है। तो चूँकि जो भार धारा में परिवर्तन से लाइन चालक में के ताम्र हानियों अर्थात I²R में परिवर्तन होता है, तो इसलिए ताम्र हानियाँ भार धारा पर निर्भर करती हैं, और वोल्टता में परिवर्तन से क्या है, परावैद्युत व ध्वनि हानियों में परिवर्तन होता है। तो इसलिए ये हानियाँ हमारी वोल्टता पर निर्भर करती हैं। तब C2 इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वैद्युत हानियाँ, अर्थात C2 इज प्रोपोर्शनल टू I²R प्रोपोर्शनल टू I² रो L अपॉन A। C2 इज इक्वल टू K1 I² रो L अपॉन A, क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है हमारा, रो L अपॉन A। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, ये हमारा रनिंग कॉस्ट हो गई। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिकल लॉ ऑफ केल्विन, अर्थात केल्विन का मितव्ययिता संबंधी नियम। तो जो केल्विन है, केल्विन ने ट्रांसमिशन लाइंस में प्रयुक्त चालक की उपयोगिता के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, अर्थात नियम दिया, जिसको केल्विन का नियम कहते हैं। इस नियम से जो चालक है इसका चयन करने पर संचरण लाइन की दक्षता क्या है, काफ़ी हद तक इकोनॉमिकल साबित होती है, अर्थात मितव्ययित साबित होती है। इसलिए इस नियम को हम मितव्ययी संबंधी नियम या इकोनॉमिकल लॉ भी कहते हैं। तो जो ये नियम रहता है, इस नियम के अनुसार न्यूनतम वार्षिक संचरण व्यय अर्थात मिनिमम एनुअल
ट्रांसमिशन कॉस्ट की स्थिति के लिए पूंजी लागत पर ब्याज व मूल्य ह्रास के कारण वार्षिक व्यय का परिवर्तनीय अंग P2A और चालक से व्यय वैद्युत ऊर्जा का वार्षिक व्यय P3A समान होते हैं, अर्थात P2A इज इक्वल टू P3A। तो P3/A। तो अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, A² इज इक्वल टू P3/P2। तो ये हमारी जो आई, तो इससे पहले हमारी क्वेश्चन आई थी 4 में, तो 4 से चालक के अनुप्रस्थ काट की माप A का मान हम जो है वो समीकरण 5 में से निकाल सकते हैं। तो क्योंकि जो K3 रो IL² जो है वो क्या है हमारा, वो K3 रो अपॉन L² इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है हमारा। तो K3 रो अपॉन L² इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, P3 माना हमने, तो C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P3/A। तो जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट रह रही है, तो इसको मिलाकर जो कुल वार्षिक व्यय है वो हमारा C इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 की वैल्यू P1 प्लस P2A प्लस P3/A। तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, P1 प्लस P2A प्लस P3/A। ये हमारी इक्वेशन 3 रही। तो अब यदि हम पूरे कॉस्ट का अपकलन करें तो हम न्यूनतम वार्षिक व्यय की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, अर्थात जो हमारा C इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2A प्लस P3/A। तो ये क्या है हमारा समीकरण 3 से। तो जो चालक के परिच्छेद A के सापेक्ष हम समीकरण 3 जो आ रही है इसका क्या करें, हम अपकलन कर दें। तो अपकलन करेंगे तो क्या आएगा, DC/DA इज इक्वल टू P1 का करा हमने अपकलन 0 प्लस P2 का A का करा तो क्या आ गया, P2 माइनस P3/A का करा तो P3/A²। तो यदि हम न्यूनतम वार्षिक व्यय के लिए देखें तो न्यूनतम वार्षिक व्यय के लिए DC/DA इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P3/A² इक्वल टू 0। तो हमारा P2 क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू ये P3/A² इधर आ जाएगा इक्वल टू P3/A²। तो इस तरीके से ये हमारा जो समीकरण आया इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा, केल्विन का समीकरण कहलाता है, अर्थात ये हमारा केल्विन इक्वेशन कहलाता है। तो ये हमारा केल्विन का मितव्ययी संबंधी नियम है। अगर हम बात करें केल्विन के नियम संबंधी वक्र की, अर्थात कर्व रिलेटेड टू केल्विन्स लॉ, तो इसका जो फिगर है इस फिगर को हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें केल्विन के नियम संबंधी वक्र को खींचा गया है। यह वक्र जो रहता है वह अनुप्रस्थ काट A और वार्षिक व्यय C के बीच खींचा गया है। तो ये अनुप्रस्थ काट हमारा A रहा ये और वार्षिक व्यय C रहा ये।
तो इस तरीके से एनुअल कॉस्ट के बीच में। तो यदि जो वार्षिक व्यय भिन्न भिन्न है, अर्थात C1 है, C2 है, या C1 डैश है, C2 डैश है, या C1 ट्रिपल डैश है, तो इस तरीके से हो, तो इस खींचे गए वक्र के अनुसार क्या पहला पोजीशन कंडीशन लें तो C1 डैश इज इक्वल टू P1। तो इस तरीके से ये हमारा पॉइंट P1 है, ये हमारा M पॉइंट है, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ है। तो A इक्वल टू हमारा क्या है P1। तो P1 हमारा यहाँ आ रहा है, ये पॉइंट। तो इस तरीके से C1 इक्वल टू P1 पर हम देखेंगे। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पे हमारा जो पॉइंट्स आ रहा है C और A के बीच में, उसको हम इस ग्राफ पे रख देंगे। जैसे कि ये आ गया हमारा C1 इक्वल टू P1 प्लस P2A, ये हमारी P2A हो गया, ये फोर्थ हो गया हमारा। ये हमारा जो कर्व मिल रहा है वो इस तरीके से मिल रहा है। इस पॉइंट पे हमारा टोटल C इक्वल टू क्या हो गया C1 प्लस C2। तो इस तरीके से ये हमारा वक्र था। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल लिमिटेशंस रिलेटेड टू केल्विन्स लॉ। तो जो केल्विन लॉ है इससे रिलेटेड, अर्थात जो प्रैक्टिकल केल्विन लॉ के नियम से संबंधित हमारी प्रयोगात्मक सीमाएं क्या हैं। तो जो हमारा केल्विन लॉ है इससे संबंधित प्रयोगात्मक सीमाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो केल्विन का नियम सत्य है, पर प्रयोगों के लिए प्रयुक्त चालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो रहता है, अर्थात अनुप्रस्थ काट रहता है, इसके चयन के लिए केल्विन नियम उपयुक्त नहीं होता है। अर्थात इसके जो हैं क्या, इसके निम्न कारण हैं। किसके? कि जो हमारा केल्विन का नियम है उसमें हमारा केल्विन का नियम सत्य है, लेकिन किसके लिए प्रयुक्त, वो जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए। प्रयुक्त चालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया के चयन के लिए केल्विन का नियम उपयुक्त नहीं है। तो इसके कारणों की बात करें तो पहला कारण है केल्विन के नियम से चयन किए गए चालक का अनुप्रस्थ काट कम होता है, जिससे उसमें वर्ष भर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है और संचरण लाइन का वोल्टता नियमन अर्थात वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाता है और यह लाइन की दक्षता को घटाता है। अर्थात जो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ने से क्या है, लाइन की दक्षता हमारी घटती है। क्यों? क्योंकि जो हम केल्विन के नियम से चयन करते हैं उससे चालक जो अनुप्रस्थ काट रहता है वो कम होता है और जिससे क्या है उसमें वर्ष भर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है। केल्विन नियम से अगर दूसरे कारण की बात करें तो केल्विन के नियम से प्राप्त जो चालक रहती है इसकी साइज उसकी धारा वहन क्षमता के अनुसार नहीं होती है, जबकि जो भूमिगत या सरोपरी लाइन में प्रयुक्त केबल के क्रोड रहते हैं उसकी धारा वहन क्षमता के अनुसार होती है, अर्थात करंट कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार होती है। तीसरा है केल्विन के नियम से चयन किए गए चालक की अनुप्रस्थ काट कम होने से कोरोना लॉसेस बढ़ जाते हैं, अर्थात इससे लाइन की दक्षता बढ़ती है। चौथा कारण है कि केल्विन के जो नियम हैं इन केल्विन के नियमों में प्रयुक्त चालक का धारा घनत्व क्या है, बहुत अधिक होता है, जिससे केबल बहुत ज़्यादा गर्म होने लगती है। पांचवा कारण है कि लाइन में जो प्रयुक्त चालक है इसमें वर्ष भर धारा का मान असमान होता है, इसलिए इस लाइन में जो हानियाँ रहती हैं अर्थात I²R रहता है वो, अर्थात जो हमारा धारा हानियाँ रहती हैं या जो हमारा रहता है लॉस लाइनों में जो हानियाँ रहती हैं वो क्या रहती हैं, I² का जो परिकलन है अर्थात एस्टीमेट करना है वो बहुत कठिन होता है।
छठा कारण है, इन लाइनों में जो प्रति यूनिट व्यय होता है उसको सुनिश्चित करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि प्रति यूनिट व्यय इसकी भार गुणक पर निर्भर करता है, जो कि लाइन में हानियों व जनरेशन के कारण परिवर्तित होती रहती हैं। और केबल में धात्विक कोष अर्थात जो हानियाँ रहती हैं, मेटालिक सीथ लॉसेस रहते हैं, और उच्च वोल्टता पर इसमें मंदायन व परावैद्युत हानियाँ होती हैं। तो इन हानियों का व्यय केबल में होने वाली परावैद्युत हानियाँ, मतलब जो होने वाली व्यय रहती हैं, हानियाँ रहती हैं, वो I² के व्यय की अपेक्षा कम होती हैं। अगले कारण की बात करें, 8वें कारण की, तो ये जो शक्ति गुणक है अर्थात पावर फैक्टर का सही ज्ञान नहीं होने से क्या है, ऊर्जा हानियों पर यथार्थ व्यय ज्ञात करना कठिन होता है। और केल्विन के नियम से प्रयुक्त चालक का तापमान बढ़ता ही है, इसके अतिरिक्त इसमें अन्य प्रकार की हानियाँ भी बढ़ती हैं। और आगरण के समय लोड कर्व प्राप्त होना दुर्लभ है, इसके बिना हानियों का आगणन नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से ये हमारे जो केल्विन के नियम हैं, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं किसकी, रिलेटेड टू केल्विन्स लॉ की, तो इनके बारे में पढ़ा।